हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोव एकेडमी। आज की क्लास में हम चैप्टर 4 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 पढ़ेंगे, जो बात करता है सेफ्टी के बारे में। ठीक है, वर्कर्स की सेफ्टी के बारे में। तो इसका सेक्शन 21 कहता है कि मशीनरीज़ को फेंस कर दो। फेंस यानी कि एक बाउंड्री होती है, ठीक है। और मशीनरीज़ पर बाउंड्री लगाने का मतलब है कि जो भी मशीनरीज़ के पार्ट होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो पार्ट्स वर्कर्स को इंजर कर सकते हैं, ठीक है, उनको चोट पहुंचा सकते हैं या फिर जान भी जा सकती है कई सिनेरियोज़ में। तो ये सेक्शन कहता है कि ऐसी मशीनरीज़ जो डेंजरस हैं और डेंजरस मूविंग पार्ट्स लगे हुए हैं उन मशीनरीज़ में जो कि बाहर हैं, ठीक है, यानी कि एनकेज नहीं है, ज़मीन के अंदर नहीं है लेकिन बाहर हैं, तो ऐसी मशीनरीज़ को फेंस करो। हर फैक्ट्री में जिसमें प्राइम मूवर, ठीक है, प्राइम मूवर का कोई भी मूविंग पार्ट या फिर एवरी फ्लाई व्हील जो प्राइम मूवर से कनेक्टेड है, फ्लाई व्हील जो प्राइम मूवर से कनेक्टेड है, इसकी जो डेफिनेशंस हैं, जो मीनिंग्स हैं, एक्ट में नहीं लिखे हुए बट मैंने सेपरेटली इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो हर मूविंग पार्ट प्राइम मूवर का, हर फ्लाई व्हील जो प्राइम मूवर से जुड़ा हुआ है, चाहे वो इंजन हाउस के अंदर हो या ना हो, ठीक है। हेड रेस और टेल रेस जो वाटर व्हील और वाटर टर्बाइन की होती हैं, या फिर एनी पार्ट ऑफ अ स्टॉक बार विच प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड द हेड स्टॉक ऑफ अ लेथ। तो फिर ऐसे पार्ट्स और कुछ एडिशनल पार्ट्स जो होंगे उन्हें फेंस करना ज़रूरी है अनलेस वो ऑलरेडी सेफ़ हों, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी सेफ़ हैं तो फिर फेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर वो सेफ़ नहीं है तो फिर उन्हें फेंस करने की ज़रूरत है। और ये जो क्लॉज है ये 3 कैटेगरीज ऑफ मशीनरी पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सबसे पहले तो उन्हें फेंस करना तब ज़रूरी होगा जब उनकी जो पोजीशन है यानी लोकेशन या फिर उनका कंस्ट्रक्शन जो है वो ऑलरेडी सेफ़ ना हो, ठीक है। उनकी लोकेशन और कंस्ट्रक्शन अगर सेफ़ नहीं है तो फेंस करना ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है फेंस करना? सबसे पहले एवरी पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, मोटर या फिर रोटरी कन्वर्टर, ठीक है, एंड एवरी पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन मशीनरी एंड डेंजरस पार्ट ऑफ एनी अदर मशीनरी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर को फेंस कर दो। ट्रांसमिशन मशीनरी यानी कि जो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह एक मशीनरी में पावर को ट्रांसमिट करती है, बेसिकली ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो आटा चक्की वाला एग्जांपल हमने देखा था उसमें जो ये बेल्ट लगा हुआ होता है ना, ये ट्रांसमिशन मशीनरी का एग्जांपल है, ठीक है। और हर मशीनरी का डेंजरस पार्ट जो होता है इन्हें सिक्योरली फेंस करो, ठीक है। सब्सटैंशियल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मतलब पक्का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मशीनरी चलना शुरू हुई और वो कंस्ट्रक्शन जो तुमने किया हुआ था वो टूट ही गया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसे हमेशा इस तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए कि वो फेंस ही रहे जब तक वो मशीन काम कर रही है। यानी कि जो फेंसिंग आप कर रहे हो, मान लो ये है एक मशीनरी, ठीक है, अब यहाँ पर ये एक फेंसिंग कर दी, ऑक्यूपायर ने फेंसिंग करवा दी। अब जब ये मशीन चलेगी ना तो ये फेंसिंग बनी रहनी चाहिए, बट टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है, यही कह रहा है ये सेक्शन। नाउ प्रोवाइडेड दैट व्हेन डिसाइडिंग, अब जब आप डिसाइड कर रहे हो कि कोई मशीन जो है वो सेफ़ है अपनी पोजीशन, लोकेशन या फिर कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर, तो इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। इन चीज़ों के बेसिस पर आप किसी भी मशीन को सेफ़ नहीं मानोगे। कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले तो उस मशीन का एग्जामिनेशन या लुब्रिकेशन करना है, ठीक है। अब जब भी कोई नेसेसरी ज़रूरी एग्जामिनेशन करना है किसी मशीनरी का, एक मशीनरी है उसको एग्जामाइन करना बहुत ज़रूरी हो गया है, ठीक है, तो फिर उसका जो एग्जामिनेशन है ना वो सिर्फ तब हो सकता है जब वो चल रही हो, जब वो मोशन में हो, ठीक है। और ऐसा जो एग्जामिनेशन होगा ये लुब्रिकेशन के लिए या फिर उस मशीन के ऑपरेशंस को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, कैरी किया जा रहा है वो एग्जामिनेशन। और ये एग्जामिनेशन सिर्फ तब किया जा सकता है, ये लुब्रिकेशन और उसके ऑपरेशंस को एडजस्ट सिर्फ तब किया जा सकता है जब वो मशीन चल रही हो, ठीक है। मशीनरी इज़ इन मोशन एंड दिस एग्जामिनेशन और ऑपरेशन मस्ट बी डन व्हाइल द पार्ट इज़ इन मोशन। तो वही सेम चीज़ बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को अगर कर रहे हो तो ये मत मानो कि जो भी वर्कर इस पर काम कर रहा है ना, तो ये मत मानो कि वर्कर काम कर रहा है तो ये सेफ़ हो गई अपनी कंस्ट्रक्शन के या पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि जो वर्कर्स इन पर काम कर रहे हैं, इनको एग्जामाइन कर रहे हैं, वो हाईली ट्रेंड होते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल्स होते हैं। नेक्स्ट, कंटिन्यूस प्रोसेस की एक मशीनरी है, एक ऐसी ट्रांसमिशन मशीनरी है जिसे
कंटिन्यूस नेचर की प्रोसेस में यूज़ किया जा रहा है। कंटिन्यूस नेचर यानी कि उसे अगर रोका गया, उस मशीन को अगर रोका गया किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो फिर उस फैक्ट्री में जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है जो कंटिन्यूस नेचर की है, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, वो हाईली डिसरप्ट हो जाएगी और सीरियस डैमेज पहुंचा सकती है फैक्ट्री ओनर को या ऑक्यूपायर को। ठीक है, तो फिर ऐसे केसेस में ये ज़रूरी हो जाता है कि उस मशीनरी को सिर्फ तब एग्जामाइन किया जाए जब वो मोशन में हो। ठीक है, और उस पर अगर कोई भी एडजस्टमेंट करना है, माउंटिंग करनी है, या फिर बेल्ट लगाने हैं, ल्यूब्रिकेशन करना है, या फिर कोई भी ऑपरेशंस एडजस्ट करने हैं, वो सिर्फ तब हो सकते हैं जब वो मोशन में हो। और ये जो एग्जामिनेशंस होंगे ये सेक्शन 22 के सबसेक्शन 1 के मुताबिक होने चाहिए। ठीक है, सेक्शन 22 बात ही इसी बारे में करता है कि ये जो एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, ये जो एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, ये हाईली ट्रेंड वर्कर्स करेंगे। ठीक है, एडल्ट मेल वर्कर्स करेंगे, मेल याद रखना इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स है कि वो 2 एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस और एग्जेम्पशंस दे सकती है। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट एडिशनल सेफ्टी मेजर्स के लिए रूल्स बना सकती है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि फेंसिंग तो करोगे ही करोगे, लेकिन उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि चलो ठीक है तुमने फेंसिंग कर ली, लेकिन इसके साथ साथ ये एडिशनल मेजर्स भी अडॉप्ट कर लो अपनी फैक्ट्री में, ताकि तुम्हारी मशीनरी जो है उससे किसी भी वर्कर को और डैमेज ना हो। ठीक है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्जेम्प्ट भी कर सकती है, बोल सकती है कि भैया फेंसिंग मत करो, अगर उसे लगता है कि ऐसी कंडीशंस हैं कि जो यानी वर्कर्स की सेफ ऑलरेडी सेफ हैं, तो फिर फेंसिंग रिक्वायरमेंट मत करो आप। ठीक है, एग्जेम्प्ट एनी पर्टिकुलर मशीनरी और पार्ट फ्रॉम फेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी किसी भी पर्टिकुलर मशीनरी या फिर पार्ट को फेंसिंग रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। नाउ सेक्शन 22 बात करता है वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन, जो मशीन चल रही है उस पर या फिर उसके पास काम करने के लिए ये सेक्शन बात करता है। अब कोई भी फैक्ट्री जहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी मशीन को एग्जामाइन सिर्फ तब कर सकते हैं, जैसा हमने सेक्शन 21 में पढ़ा था, सिर्फ मोशन के दौरान। ठीक है, उसमें लुब्रिकेशन करना है या फिर कोई भी ऑपरेशंस को एडजस्ट करना है, माउंटिंग करनी है, शिपिंग ऑफ बेल्ट्स, लुब्रिकेशन, ये सब करना है, तो ऐसा जो एग्जामिनेशन और ऑपरेशन होगा ये सिर्फ तब किया जा सकता है और सिर्फ उसके द्वारा किया जा सकता है जो एक हाईली स्पेशली ट्रेंड एडल्ट मेल वर्कर होगा, जिसका नाम रजिस्टर्स में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, एडल्ट मेल वर्कर स्पेशली ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, और वो वर्कर टाइट फिटिंग क्लोथिंग पहनेगा। ओके, और उसे एक सर्टिफिकेट ऑफ उसकी अपॉइंटमेंट का एक सर्टिफिकेट भी देना होगा। ठीक है, और जब तक वो काम करेगा तो 7 कंडीशंस यहाँ पर दी हुई हैं, 7 कंडीशंस जो एप्लीकेबल होनी ही चाहिए हर कंडीशन में, इसमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो जब वो किसी भी मूविंग पुली पर काम करेगा तो 15 सेंटीमीटर का जो एक बेल्ट होगा उसके ज़रिए काम करेगा वो। ठीक है, एक सेफ्टी बेल्ट टाइप का होता है, उस पर काम करेगा, और वो बेल्ट 15 सेंटीमीटर से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ पुली मस्ट बी अ ड्राइव पुली, इट मस्ट नॉट बी मेरली अ फ्लाई व्हील और बैलेंस व्हील। ठीक है, फ्लाई व्हील या बैलेंस व्हील्स पर बेल्ट्स परमिसिबल नहीं है। अब जो बेल्ट है वो लेस्ड होना चाहिए या फिर फ्लश विद द बेल्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी स्पेशली इतना मजबूत उसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि वो आसानी से टूट ना जाए, और गुड रिपेयर कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, और अब जो पुली है और एक फिक्स्ड प्लान या फिर स्ट्रक्चर है, उसके बीच में इतना स्पेस होना चाहिए कि वर्कर वहाँ पर आसानी से काम कर सके। ठीक है, या मतलब मान लीजिए ये दीवार है और यहाँ पर पुली है। ठीक है, इस पर लटक कर वर्कर काम कर रहा है। ठीक है, तो इतनी सी जगह में वर्कर काम नहीं कर सकता, यहाँ पर इतना स्पेस एटलीस्ट होना चाहिए कि वर्कर वहाँ पर आसानी से काम कर सके, क्योंकि ये एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो वर्कर यहाँ पर मर ही जाएगा। ठीक है, इसीलिए स्पेस इतना होना चाहिए कि वर्कर आसानी से वहाँ पर काम कर सके। नेक्स्ट, सिक्योर फुट होल्ड एंड सिक्योर हैंड होल्ड होना चाहिए। वर्कर के दोनों पैर और दोनों हाथ जो हैं वो सिक्योरली मतलब वो आसानी से खड़ा हो और दोनों हाथों से काम कर सके, ऐसी पोजीशन में होना चाहिए वो। ठीक है, अब अगर वो किसी भी सीढ़ी पर, ठीक है, लैडर पर अगर काम कर रहा है तो फिर वो लैडर सबसे पहले तो
सिक्योरली फिक्स्ड होनी चाहिए एक जगह पर, ठीक है, और नीचे एक दूसरा इंसान जो होगा वो उस लैडर को पकड़े हुए होना चाहिए। या आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जब आप कभी पेंट करते हो या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें लैडर की ज़रूरत पड़ती है, तो नीचे कोई ना कोई उस लैडर को पकड़े हुए होता ही है ना, ताकि वो सिक्योरली एक जगह पर रहे और हिले ना। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। नेक्स्ट, फेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक पार्ट्स ड्यूरिंग हिज वर्क। अब ये कह रहा है कि भले ही वो एक स्पेशली ट्रेंड वर्कर है, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट्स को फेंस करना ज़रूरी है उसके काम करते समय, ठीक है। ऑल अदर फेंसिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट स्टिल अप्लाई, दिस प्रोविजन इज एन एडिशन, यानी ये प्रोविजन जो है वो एडिशन में है। बाकी सभी तो फेंस करोगे, लेकिन ये प्रोविजन है एडिशन में। पार्ट्स दैट मस्ट बी सिक्योरली फेंस्ड टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विथ वर्कर, सेट स्क्रू, बोल्ट एंड की, एनी रिवॉल्विंग शाफ्ट, स्पिंडल, व्हील और पिनियन, स्पर, वॉर्म और अदर टूथ और फ्रिक्शन गियरिंग इन मोशन। अब ये सभी चीज़ें क्या हैं उनकी, ये यहाँ पर एक छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, तो इन्हें आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। नाउ प्रोहिबिशन ऑन वुमन एंड यंग पर्सन, यानी कि बेसिकली सबसेक्शन 1 जो था वो ये कह रहा है कि इन चीज़ों को स्टिल फेंस करना ही पड़ेगा, भले ही वो एक स्पेशली ट्रेंड मेल वर्कर है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को आप फेंस करो। अब ये कह रहा है कि वुमन और यंग पर्सनस को यहाँ पर काम नहीं करना है, ठीक है, यानी ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन या ऑपरेशन जिसमें लुब्रिकेशन या फिर एडजस्टिंग एनी पार्ट वाइल इन मोशन, तो ऐसी चीज़ों पर, ऐसी मशीनरीज पर कोई भी वुमन या फिर कोई भी यंग पर्सन यानी कि कोई या तो चाइल्ड हो या एडोलेसेंट हो, ठीक है, तो वो इस पर काम नहीं करेंगे। क्लीनिंग, लुब्रिकेटिंग और एडजस्टिंग एनी पार्ट ऑफ द प्राइम मूवर और ट्रांसमिशन मशीनरी वाइल इन मोशन, यानी जब वो चल रही हो तब। क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, एडजस्टिंग एनी पार्ट ऑफ द मशीनरी दैट वुड एक्सपोज द वुमन और यंग पर्सन टू रिस्क ऑफ इंजरी, यानी हो सकता है कि उन्हें इंजरी हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर वुमन और यंग पर्सन काम नहीं करेंगे ऐसी मशीनरीज पर। सबसेक्शन 3, स्टेट गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट, अगेन वही स्टेट गवर्नमेंट के पास है कि वो किसी भी स्पेसिफिक फैक्ट्री को या क्लास ऑफ फैक्ट्री या डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्री को प्रोहिबिट कर सकती है इस सेक्शन के प्रोविजन से, ठीक है। सेक्शन 23 बात करता है कि यंग पर्सन्स को डेंजरस मशीनरीज पर कब काम करवा सकते हो आप। सबसे पहले तो ये सेक्शन कह रहा है कि किसी भी यंग पर्सन को आप एम्प्लॉय करो ही मत ऐसे काम करने के लिए, ठीक है, डेंजरस मशीनरीज पर काम करने के लिए उनको एम्प्लॉय करो ही मत। लेकिन अगर कर भी रहे हो तो फिर ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। क्या कंडीशंस हैं? यंग पर्सन को सबसे पहले तो पूरी तरह से इंस्ट्रक्शंस दो कि आप इस मशीनरी पर हो, आप ये काम करोगे, ठीक है, उसमें क्या क्या डेंजरस सिचुएशंस आ सकती हैं, ठीक है, क्या ख़तरे हैं उस मशीन पर काम करने के, और अगर ख़तरा होता भी है तो आप क्या प्रिकॉशंस वहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हो खुद को बचाने के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ें उसको बताना ज़रूरी है यंग पर्सन को। सेकेंडली, उसको सफिशिएंट ट्रेनिंग दो उस मशीन पर काम करने के लिए, और ये सब होने के बाद भी एक इंसान का सुपरविज़न होना ही चाहिए जिसको अच्छी खासी नॉलेज और एक्सपीरियंस हो उस पर्टिकुलर मशीन पे काम करने के लिए, ठीक है, यानी यंग पर्सन उसके साथ एक सुपरवाइज़र भी होगा जिसको एक्सपीरियंस हो उस पर्टिकुलर मशीन पर काम करने के लिए और उस मशीन के बारे में नॉलेज है उसे अच्छी खासी। सबसेक्शन 2 कहता है कौन सी मशीन्स यहाँ पर कवर्ड होंगी। सबसेक्शन 1 में वो मशीन्स कवर होंगी जिसे स्टेट गवर्नमेंट मानती है कि ऐसे डेंजरस कैरेक्टर की हैं जिस पर यंग पर्सन्स को काम नहीं करना चाहिए अनलेस सबसेक्शन 1 की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती हैं, ठीक है। सेक्शन 24, स्ट्राइकिंग गियर और डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर। देखो, स्ट्राइकिंग गियर बेसिकली वो चीज़ होती है जिससे एक मशीनरी को स्टार्ट या स्टॉप किया जा सकता है, ठीक है। तो हर वो फैक्ट्री जिसमें स्ट्राइकिंग गियर यूज़ की जाती है बेल्ट मूवमेंट के लिए, तो सबसे पहले तो वो सूटेबल स्ट्राइकिंग गियर होना चाहिए, ठीक है, या फिर एफिशिएंट मैकेनिकल अप्लायंस होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, बेसिकली आप इतना याद रखो इसमें, ठीक है। सेकेंडली, शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड एंड यूज्ड टू मूव ड्राइविंग बेल्ट्स टू एंड फ्रॉम फास्ट एंड लूज पुलीज, दीज पुलीज आर पार्ट्स ऑफ ट्रांसमिशन मशीनरी। बेसिकली वो जो शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड यूज्ड, जैसे यूज़ किया जा रहा है ड्राइविंग बेल्ट्स को पुली तक ले जाने के लिए और पुली से दूर ले जाने के लिए, ठीक है, और ये पुलिस जो है वो ट्रांसमिशन मशीनरी का पार्ट है। अब ऐसे गियर और अप्लायंसेस कंस्ट्रक्शन उनका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, सब्सटैंशियल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ठीक है, और उनकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, मेंटेन कंडीशन में होने चाहिए, ताकि
उन्हें प्रिवेंट किया जा सके, जो बेल्ट है वो पुली पर से उतर ना जाए। ठीक है, इसका एग्जांपल अगेन हम आटा चक्की से ही समझेंगे। ये है आटा चक्की और ये इसमें बेल्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो अब कई बार हो सकता है आपने देखा हो, ये जो बेल्ट लगा हुआ तो है ना, ये घूमता रहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बेल्ट अपने जो मूविंग पार्ट्स हैं उन पर से उतर जाता है। ठीक है, मशीन से अलग हो जाता है। तो इस चीज़ को बचाने के बारे में ही ये चीज़ बात कर रहा है, क्रीपिंग बैक यही होता है। नाउ ड्राइविंग बेल्ट्स व्हेन नॉट इन यूज़, यानी कि जब ये ड्राइविंग बेल्ट्स यूज़ नहीं हो रहे हों तब भी इन्हें रोटेटिंग शैफ्ट से अलग ही रखो। ठीक है, बेसिकली ये एक ऐसी सिचुएशंस की बात कर रहा है कि मान लो इन केस वो मशीन अगर अपने आप चालू हो जाती है तो किसी भी इंजरी या फिर रिस्क को रोका जा सके, इसीलिए उस बेल्ट को आप रोटेटिंग शैफ्ट से अलग ही रखो जब मशीन यूज़ नहीं कर रहे हो। नाउ इमरजेंसी पावर कट ऑफ डिवाइसेस भी होने चाहिए। हर फैक्ट्री में इमरजेंसीज़ के समय में पावर कट ऑफ की डिवाइसेस होनी ही चाहिए ताकि वो मशीन को चलने से रोक सकें। ठीक है, अब अगर ऐसी कोई फैक्ट्री है जो इस एक्ट के फोर्स में आने से पहले बन गई है, तो फिर ये सबसेक्शन सिर्फ तब अप्लाई होगा, उन वर्क रूम्स पर अप्लाई होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को एज अ पावर यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अगेन ये सिर्फ उन फैक्ट्रीज़ के लिए है जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के फोर्स में आने से पहले बन चुकी हैं। नाउ सबसेक्शन 3, लॉकिंग ऑफ डिवाइसेस दैट कैन इनएडवर्टेंटली शिफ्ट, यानी कि बेसिकली एक्सीडेंटली टर्न बैक ऑन को रोकने के लिए भी ये बात करता है। कोई भी ऐसी मशीनरी अगर है जो जिसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो भले ही बहुत ही रेयर सिनेरियोस में ऐसा हो, रेयर केसेस में ऐसा हो, लेकिन फिर भी चांस बने रहते हैं कि कोई भी मशीन अपने आप चालू हो सकती है। ठीक है, हो सकती है कभी कभी, तो ये सबसेक्शन उसी को रोकने के बारे में बात करता है। अ डिवाइस इज प्रोवाइडेड to cut off power and the device can accidentally turn back on, arrangement shall be provided for locking the device in safe position, यानी उस डिवाइस को सेफ पोजीशन में लॉक करने की बात करता है ताकि एक्सीडेंटल स्टार्टिंग को प्रिवेंट किया जा सके। नाउ सेक्शन 25 सेल्फ एक्टिंग मशीन्स के बारे में बात करता है। अब सेल्फ एक्टिंग मशीन्स के कोई भी ट्रैवर्सिंग यानी कि एक मशीन के एक एंड से दूसरे एंड तक जो जाते हैं उसे ट्रैवर्सिंग पार्ट कहते हैं सेल्फ एक्टिंग मशीन में। ठीक है, और कोई भी मटेरियल जो ये कैरी करते हैं, तो फिर इन ट्रैवर्सिंग पार्ट और जो मटेरियल्स कैरी कर रहे हैं उसके बीच में और फिक्स्ड स्ट्रक्चर यानी वॉल, पिलर या कॉलम बीम्स जो होते हैं फैक्ट्री में, उनके बीच में एटलीस्ट 45 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस होना ही चाहिए। ठीक है, बेसिकली मान लो ये दीवार है, ठीक है, और ये है अपना ट्रैवर्सिंग पार्ट, तो इसके और इसके बीच में अभी सिर्फ 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं। लेकिन ये सब सेक्शन कह रहा है, ये सेक्शन कहता है कि नहीं भैया, यहाँ पे कम से कम 45 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस होना चाहिए। अब ये 45 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस इंश्योर करता है कि अगर कोई भी अपने काम के दौरान यहाँ से हो सकता है निकल रहा हो इस स्पेस से, ठीक है, या फिर इस परमानेंट स्ट्रक्चर से टच होने की या फिर एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बनी रह सकती है, हो सकता है मशीन है, हो सकता है, ठीक है, तो इसीलिए 45 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस ये इंश्योर करता है। नाउ प्रोवाइडेड दैट अगर चीफ इंस्पेक्टर परमिट कर देता है द कंटिन्यूड यूज़ ऑफ मशीन इंस्टॉल्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी इस एक्ट के बनने से पहले जो मशीन इंस्टॉल हुई हैं, तो उनके यूज़ के लिए चीफ इंस्पेक्टर अगर उसे लगता है कि ऑलरेडी ये सेफ़ हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है, तो चीफ इंस्पेक्टर कह सकता है कि आप ये 45 सेंटीमीटर्स का जो डिस्टेंस है ना, उससे एग्जेम्प्ट हो और आप कम डिस्टेंस भी रख सकते हो अगर सेफ़ है तो। ठीक है, सेक्शन 26 बात करता है कि वो मशीनरीज जो इस एक्ट के फोर्स में आने के बाद लगी हैं, ठीक है, मशीनरीज डिवर्न बाय पावर इंस्टॉल्ड आफ्टर दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, तो फिर इन मशीनरीज के जो भी सेट स्क्रू, बोल्ट, कीज, रिवॉल्विंग शाफ्ट, स्पिंडल, व्हील या फिर पिनियन जो होंगे, वो सबसे पहले तो सरफेस के नीचे होने चाहिए, ठीक है, और बाहर नहीं निकल रहे होने चाहिए, ठीक है, और उनको एनकेस किया जाना चाहिए। एनकेस यानी कि एक बेसिकली केसिंग होनी चाहिए, ठीक है, जैसे हार्ड ड्राइव या SSDs की जो केसिंग होती है ना, उस तरीके की केसिंग होनी चाहिए ताकि डेंजर को प्रिवेंट किया जा सके। नाउ ऑल स्पर, वर्म एंड अदर टूथ्ड और फ्रिक्शन गियरिंग विच डज नॉट रिक्वायर फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट, यानी ये सभी जो पार्ट्स हैं और ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट की यानी बार बार एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, तो फिर इनको कंप्लीटली एनकेस कर दो, पूरी तरह से इनको
एक बॉक्स में बंद कर दो, लेकिन इस तरीके से भी नहीं कि मशीन काम ही ना कर पाए, है ना, मशीन काम कर रही हो लेकिन फिर भी उन्हें एनकेस कर दो बस। नाउ अनलेस इट इज़ सो सिचुएटेड, लेकिन अगर ये जो पार्ट्स हैं स्पर, वॉर्म या टूथ फ्रिक्शन गियरिंग, ये सब ऐसी लोकेशन पर हैं मशीन में या फैक्ट्री में कि ऑलरेडी सेफ़ हैं, और वो इस तरीके से सेफ़ हैं जैसे मान लो उन्हें एनकेस ही किया गया हो, तो फिर उन्हें एनकेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि सेफ़ इस लेवल के हैं जिस तरीके से एनकेस करने के बाद सेफ़ होते, लेकिन ऑलरेडी वो सेफ़ है तो उन्हें एनकेस करने की ज़रूरत है नहीं। नाउ ये सबसेक्शन कह रहा है कि पेनल्टी भी लग सकती है अगर आप सबसेक्शन 1 को नहीं मानते हो। ठीक है, अब अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो ऐसी मशीन को बेचता है, ठीक है, या बेसिकली जो केसिंग रिक्वायरमेंट्स वाली है ना, उन्हें फुलफ़िल ना करके ऐसी मशीन को बेच रहा है जिसमें केसिंग नहीं है, या फिर रेंट पर दे रहा है कोई भी एजेंट, सेलर या फिर हायरर, ठीक है, तो फिर सबसेक्शन 1 को मान नहीं रहा, यानी केसिंग रिक्वायरमेंट्स को नहीं मान रहा, तो फिर उसे पनिशमेंट हो सकती है जिसमें इम्प्रिजनमेंट 3 महीने तक की, या फिर 500 रुपये तक का फ़ाइन, या फिर दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, नाउ स्टेट गवर्नमेंट के पास रूल मेकिंग पावर्स हैं यहाँ पर फर्दर सेफ गार्ड्स फॉर एनी अदर डेंजरस पार्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर मशीन और क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ मशीन्स। स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली रूल मेकिंग पावर है वो हर सेक्शन के लिए, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। सेक्शन 27 बात करता है वुमन और चिल्ड्रन कॉटन ओपनर्स के पास काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये प्रोहिबिशन है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है ये। ठीक है, नो वुमन और चाइल्ड शाल बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ फैक्ट्री फॉर प्रेसिंग कॉटन, यानी कॉटन प्रेसिंग की कोई फैक्ट्री है और वहाँ पर कॉटन ओपनर लगा हुआ है, तो इस कॉटन ओपनर पर कोई भी औरत या फिर कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा। चाइल्ड है, ठीक है, यंग पर्सन नहीं है, एडोलेसेंट नहीं है, यहाँ पर चाइल्ड है। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कॉटन ओपनर्स जो होते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा कॉटन डस्ट का क्लाउड टाइप का फॉर्म कर देते हैं ऐसी फैक्ट्रीज़ में। ठीक है, जिसकी वजह से जब ये कॉटन डस्ट वर्कर्स के लंग्स तक पहुँच जाती है, ऑब्वियसली सांस के ज़रिए, तो फिर ब्राउन लंग डिजीज़ होता है। ठीक है, और ये ब्राउन लंग डिजीज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बाकी के रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी हो सकते हैं, लेकिन ये ब्राउन लंग डिजीज़ जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ वुमन चिल्ड्रन को फीड एंड साइड में एम्प्लॉय किया जा सकता है। अभी फीड एंड के साइड क्या होती है, सपोज़ ये है कॉटन ओपनर मशीन है ये। ठीक है, अब यहाँ पर 2 एंड्स हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इस एंड को हम कहेंगे डिलीवरी एंड, डिलीवरी एंड है ये। ठीक है, और ये है फीड एंड। और यहाँ पर एक सेपरेट रूम्स में अलग अलग ये लगे हुए हैं, लेकिन बीच में एक इस तरीके के पाइप्स के ज़रिए कनेक्ट है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा है। अब वुमन और चाइल्ड जो होंगे ना, वो सिर्फ यहाँ पर काम कर सकते हैं फीड एंड पर, डिलीवरी एंड पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेजर क्लाउड डस्ट जो बनता है, कॉटन डस्ट का क्लाउड बनता है, वो डिलीवरी एंड पर बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, इसीलिए ये सेक्शन कह रहा है कि औरतें और बच्चे जो होंगे वो फीड एंड पर काम करेंगे, और ये फीड एंड डिलीवरी एंड से सेपरेट होना चाहिए, अलग रूम में होना चाहिए। ठीक है, अब अलग रूम में नहीं है तो फिर इतनी हाइट पे होना चाहिए जितनी चीफ इंस्पेक्टर बताएगा राइटिंग में, चीफ इंस्पेक्टर नहीं, सॉरी, इंस्पेक्टर बताएगा यहाँ पर राइटिंग में। ठीक है, यानी इतनी ऊंचाई तो होनी ही चाहिए। नाउ वुमन एंड चिल्ड्रन मे बी एम्प्लॉयड ऑन द साइड ऑफ पार्टीशन वेयर द फीड एंड इज सिचुएटेड ओनली ऑन द फीड एंड साइड, नॉट ऑन द डिलीवरी एंड साइड। डिलीवरी एंड यहाँ पर तो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है, यहाँ पर वुमन चिल्ड्रन आ ही नहीं सकते, सिर्फ फीड एंड पर उन्हें एम्प्लॉय किया जा सकता है, वो भी हर कंडीशन फुलफिल होती है तो, यानी कि डिलीवरी एंड से सेपरेट होना चाहिए या फिर इतनी हाइट होनी चाहिए जितनी इंस्पेक्टर राइटिंग में बताता है। सेक्शन 28 होइस्ट और लिफ्ट की बात करता है। हर फैक्ट्री जहाँ पर होइस्ट और लिफ्ट लगी हुई हैं, होइस्ट बेसिकली ऐसी डिवाइस होती है जिससे आपने कई बार देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, एक ऐसा छोटा केज टाइप का होता है जिसमें एक जाली लगी होती है यहाँ पर, और यहाँ पर सामान रखकर उसे नीचे या ऊपर लाया जाता है, या फिर इंसान भी जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसी कोई फैक्ट्री जहाँ पर होइस्ट या फिर लिफ्ट लगी हुई है, तो सबसे पहले तो वो अच्छी खासी मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन की होनी चाहिए। ठीक है, उसमें जो मटेरियल लगा हुआ है वो एडिक्वेट स्ट्रेंथ का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पर लिमिट लिखी हुई है 10 लोगों की और एक आदमी के चढ़ते ही वो मशीन टूट गई,
ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एडिक्वेट स्ट्रेंथ की होनी चाहिए, अच्छा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, और हर 6 महीने में कम से कम एक बार उसे एक कॉम्पिटेंट पर्सन एग्जामाइन करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये 6 महीने का पीरियड याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। एवरी 6 मंथ्स में एक कॉम्पिटेंट पर्सन उसे एग्जामाइन करेगा, प्रॉपरली मेंटेन भी उसे रखना होगा। अब ये जो एग्जामिनेशन इसका हो रहा है, इसे रजिस्टर में भी नोट करना होगा, ठीक है। नाउ एनक्लोजर ऑफ होइस्ट वे एंड लिफ्ट वे। सबसे पहले तो सफिशिएंटली प्रोटेक्टेड बाय एनक्लोजर फिटेड विद गेट्स। सबसे पहले तो इनमें गेट्स लगे होने चाहिए, ठीक है। और कोई भी पर्सन, अब ऐसा नहीं, देखो आपने कई बार देखा होगा लिफ्ट्स वगैरह में भी आपने देखा होगा, ये लिफ्ट है और ये है वॉल, इसके बीच में ये हल्का सा गैप होता है ना। तो ये सब सेक्शन कह रहा है, पॉइंट बी कह रहा है कि ऐसी होइस्ट या लिफ्ट जो है वो इस तरीके से एनक्लोज्ड होनी चाहिए, उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी इंसान इस स्पेस के बीच में ना फंसे, ठीक है। यानी लिफ्ट और परमानेंट स्ट्रक्चर के बीच में फंस ना जाए, ठीक है, या फिर किसी मूविंग पार्ट के बीच में ना फंस जाए। मैक्सिमम सेफ वर्किंग लोड कैन बी शाल बी प्लेनली मार्क्ड। अब ये आपने हर जगह ही देखा होगा, जहाँ पर भी लिफ्ट लगी होती हैं वहाँ पर एक मैक्सिमम कैपेसिटी लिखी होती है, 400 kgs, है ना, 400 kg इस लिफ्ट की मैक्सिमम कैपेसिटी, ये लिखा होता है। तो ये पॉइंट सी जो है इसी बारे में बात कर रहा है कि ये जो मैक्सिमम कैपेसिटी है इसे प्लेनली मार्क करना होगा कि इतनी इसकी कैपेसिटी है या फिर सेफ वर्किंग लोड यहाँ पर है। Now, the cage of every hoist or lift used for carrying person shall be fitted with a gate on each side from which access is afforded to a landing. यानी हर दोनों जो लिफ्ट और होइस्ट होगी उसके दोनों ही साइड पर एक गेट होना चाहिए जहाँ से अंदर आ सकें या फिर बाहर जा सकें वर्कर्स या फिर सामान, ठीक है। और ये जो गेट्स होंगे ना, इनमें इंटरलॉकिंग होनी चाहिए। इंटरलॉकिंग बेसिकली ये बात कर रहा है कि ऐसी एफिशिएंट डिवाइसेस होनी चाहिए कि जब भी लिफ्ट चल रही हो, यानी ऊपर जा रही हो, मोशन में हो, तो उसके गेट्स अपने आप खुल ना जाएं, ठीक है। उसके गेट सिर्फ तब खुलें जब वो लिफ्ट या फिर केज लैंड कर जाए, रुकी हुई हो सिर्फ तब खुलेंगे, और उसके गेट्स जब बंद होंगे तभी लिफ्ट चलेगी, खुले हुए गेट्स में लिफ्ट चलेगी भी नहीं, ठीक है। इस बारे में ये बात कर रहा है। अब एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर न्यू और रिकंस्ट्रक्टेड पर्सन कैरिंग होइस्ट और लिफ्ट। अब ये सिर्फ तब अप्लाई होती है जब होइस्ट और लिफ्ट जो पर्सन्स को कैरी कर रही है, गुड्स को, सिर्फ गुड्स को नहीं बल्कि अब पर्सन्स को भी कैरी कर रही है, ठीक है। और तब बनी है जब ये एक्ट फोर्स में आ चुकी है, यानी एक्ट के फोर्स में आने के बाद बनी है। तो फिर ये केज जो होगा ना, इसमें अब 2 रस्सियाँ होंगी। मान लो ये है लिफ्ट, एग्जाम्पल से समझते हैं, और इसमें 2 रस्सियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं रोप्स या फिर चेन दोनों हो सकती हैं, और ये सेपरेटली कनेक्ट होंगी। अब ये जो एक रोप है ना, यही लिफ्ट को चला रही है, ठीक है। अब नॉर्मली ये एक रोप या फिर चेन ही लिफ्ट को चला रही है, लेकिन 2 रोप्स या चेन इसीलिए हैं ताकि एक अगर टूट जाती है तो फिर दूसरी जो रोप होगी वो सेम क्वालिटी की होगी जो ओरिजिनल रोप है, ठीक है। और जो मैक्सिमम लोडिंग के साथ इस लिफ्ट का वेट होगा उसे उठाने की कैपेबिलिटी भी इस रोप या चेन में होनी चाहिए, ठीक है। Now there shall be at least 2 ropes of or chain separately connected with the cage and balance weight, ठीक है, दोनों के साथ सेपरेटली कनेक्ट होनी चाहिए। Each rope or chain with its attachment shall be capable of carrying the whole weight of the cage together with its maximum load, यानी कि हर जो चेन और रोप है वो लिफ्ट को उसके मैक्सिमम वेट के साथ कैरी करने की केपेबल होना चाहिए। नाउ इमरजेंसी सपोर्ट डिवाइसेस भी होनी चाहिए। इन केस ये रोप और चेन या फिर अटैचमेंट्स दोनों ही अगर ब्रेक हो जाती हैं तो फिर इमरजेंसी सपोर्ट डिवाइसेस भी होनी चाहिए जो इस केज को सपोर्ट कर सकें उसके मैक्सिमम लोड के साथ। एफिशिएंट ऑटोमेटिक डिवाइस शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन टू प्रिवेंट द केज फ्रॉम ओवर रनिंग, यानी ओवर रनिंग से रोकने के लिए भी ऑटोमेटिक डिवाइसेस में होनी चाहिए। सबसेक्शन 3 एक्सेप्शन फॉर प्री एक्ट होइस्ट एंड लिफ्ट। द चीफ इंस्पेक्टर परमिट कर सकता है, द चीफ इंस्पेक्टर कैन परमिट कंटिन्यूड यूज ऑफ होइस्ट और लिफ्ट इंस्टॉल बिफोर द एक्ट केम इनटू फोर्स, ठीक है। जैसा कि अब मैंने पढ़ा था कि कंटिन्यूड यूज़ को रोकने के लिए कुछ डिवाइसेस इंस्टॉल होनी चाहिए, लेकिन चीफ इंस्पेक्टर अगर चाहे तो यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ तब कर सकता है जब चीफ इंस्पेक्टर को लगता है कि हाँ ये ऑलरेडी सेफ़ है
ठीक है, या फिर अदर कंडीशंस जो भी चीफ इंस्पेक्टर को सही लगती हैं। यहाँ पर सब सेक्शन 4 में स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, सेम जो अभी तक हमने पढ़ी है, ठीक है। नाउ डेफिनेशन ऑफ होइस्ट और लिफ्ट। अब सिर्फ इस सेक्शन के लिए, फॉर सेक्शन 28 ओनली, सॉरी, अ मशीन इज़ नॉट अ होइस्ट और लिफ्ट अनलेस इट हैज़ अ प्लेटफॉर्म और केज, अ सरफेस और इंक्लोजर दैट कैरीज द लोड ऑफ पर्सन, ठीक है। जब तक उसमें एक प्लेटफॉर्म और केज ना हो, या फिर डायरेक्शन और मूवमेंट इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय गाइड्स, यानी कि उसमें कोई रेल, ट्रैक या फिर ऐसे चैनल्स होने चाहिए जिसके ज़रिए वो डायरेक्ट गाइड की जा सके। तो फिर जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तभी उसे होइस्ट या फिर लिफ्ट माना जाएगा, ठीक है। नाउ सेक्शन 29 लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप्स और लिफ्टिंग टैकल्स की बात करता है। अब देखो, आने वाले कुछ सेक्शंस जो हैं वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं सेफ्टी के पर्पज़ से। जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सेफ्टीज़ देखते हो अपने, इवन अगर आप मॉल्स में भी जा रहे हो तो वहाँ पर जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, सेम चीज़ यहाँ पर दी हुई है। तो इन सेक्शंस को आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। स्किप बिल्कुल भी मत करना, एक बार इन्हें ज़रूर पढ़ लो। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने इसमें प्रोवाइड किए हुए हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में चैनल पर मिल जाएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इतना कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब जैसे लिफ्टिंग मशीन्स की बात करते हैं तो हम लिफ्ट्स को हर 6 महीने में एग्जामिन कर रहे थे, कॉम्पिटेंट पर्सन उसे एग्जामिन कर रहा था। यहाँ पर हर 12 महीने में इनको एग्जामिन करना है, ठीक है। इसके बारे में बात कर रहा है। सेफ़ वर्किंग लोड होना चाहिए, अगेन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रजिस्टर में उसे ड्यूली एंटर करो, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नाउ रूल मेकिंग पावर स्टेट गवर्नमेंट की ये है ही। डेफिनेशन ऑफ थॉरोली एग्जामाइंड, ये सभी आप एक बार पढ़ लेंगे, आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिवॉल्विंग मशीनरीज, ओके, प्रेशर प्लांट्स और फ्लोर स्टेयर्स मीन्स ऑफ एक्सेस। बेसिकली ये कह रहा है कि जो भी सीढ़ियाँ होंगी या फिर स्टेयर्स, स्टेप्स जो होंगे, वो सबसे पहले तो प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्टेड और मेंटेन्ड होने चाहिए, और उस पर कोई भी ऐसा सामान नहीं होना चाहिए, ऑयल, ग्रीस या वाटर केमिकल्स, जिसकी वजह से स्लिप होने का रिस्क बना रहे। कोई भी इंसान जो उस पर चढ़ रहा है वो उस पर स्लिप हो जाएगा, तो ये सब नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, ये तो हमारे घरों तक में होते हैं, है ना। तो यही चीज़ें आपको पढ़नी है, इनमें कुछ ज़्यादा है नहीं। उसके बाद एक्सेसिव वेट्स, बेसिकली ये सेक्शन पूरा कह रहा है कि कोई भी इंसान इतना वेट नहीं उठाएगा कि उसे इंजरी हो जाए, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है कि कौन कितना वेट उठाएगा, एडल्ट मैन कितना उठाएगा, एडल्ट वूमन कितना उठाएगी, एडल्ट चिल्ड्रन कितना वेट उठाएंगे, इस सभी के बारे में स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। प्रोटेक्शन ऑफ आइस, कोई भी ऐसी मशीन है जैसे ग्राइंडिंग, चिपिंग या कटिंग कर रहे हैं जिससे आँखों पर डैमेज होने का खतरा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, जो पत्थर काटने की मशीन होती है उसमें से कुछ पत्थर इतने शार्प होते हैं कि वो हमारी आंखों को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं, ठीक है, अंधा बना सकते हैं। तो यहाँ पर इफेक्टिव स्क्रीन्स या फिर सूटेबल गॉगल्स प्रोवाइड करवाने की बात करती है ये सेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स गैसेस, तो डेंजरस फ्यूम्स गैसेस जिसकी वजह से पॉइजनिंग या सफोकेशन हो सके, उसके अगेंस्ट सबसे पहले तो वेंटिलेशन अच्छा रखो, या फिर एग्जिट के सेफ मेजर्स रखो वर्कर्स के लिए, ठीक है। कन्फाइंड स्पेस में नहीं, बंद स्पेस में नहीं होने चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है। प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ इतना है कि कोई भी पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो 24 वोल्ट से ज़्यादा का है वो परमिट नहीं होना चाहिए किसी भी कन्फाइंड स्पेस में, ठीक है, अनलेस एडिक्वेट सेफ्टी डिवाइसेस आर प्रोवाइडेड। सेफ्टी डिवाइसेस अगर प्रोवाइडेड हैं तो फिर 24 का 48 वोल्ट्स का भी ले जाओ आप, है ना। और कोई भी अगर इनफ्लेमेबल गैस, यानी ऐसी गैसेस जिसमें आग लग सकती है आसानी से, या फिर फ्यूम या डस्ट है, तो कन्फाइंड स्पेस में ऐसी जगह पे कोई भी लैंप या फिर लाइट लेकर नहीं जाओगे जो फ्लेम प्रूफ ना हो। सिर्फ फ्लेम प्रूफ लाइट ही लेकर यहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। सेक्शन 37 एक्सप्लोजिव्स और इनफ्लेमेबल डस्ट की बात करता है, मतलब कोई भी अगर ऐसी गैसेस है जो, या फिर ऐसी कोई मशीनरी है, फैक्ट्री है जहाँ पर ऐसा काम होता है जहाँ पर इनफ्लेमेबल डस्ट होता है या फिर एक्सप्लोसिव धमाके होने के खतरे ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और एग्जिट के मेजर्स अच्छे होने चाहिए। प्रैक्टिकल मेजर्स शैल बी टेकन फॉर इफेक्टिव एनक्लोजर ऑफ प्लांट और मशीनरी यूज इन प्रोसेस, रिमूवल और प्रिवेंशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच डस्ट, गैस, फ्यूम और वेपर, एक्सक्लूजन और इफेक्टिव एनक्लोजर ऑफ ऑल पॉसिबल सोर्सेज ऑफ इग्निशन, यानी जिन भी चीज़ों से आग लग सकती है उनको एक्सक्लूड करो या फिर पूरी तरह से बंद करो ताकि आग लगने का खतरा ना रहे,
ठीक है। उसके बाद सेक्शन 38 प्रिकॉशंस इन केस ऑफ फायर, बहुत ही बेसिक चीज़ है ये, ठीक है। फायर प्रिवेंशन और कंट्रोल हर फैक्ट्री में प्रैक्टिकल मेजर्स लेने चाहिए, किस लिए, ताकि फायर आउटब्रेक को रोका जा सके, चाहे फैक्ट्री के अंदर आग लगी हो या फिर बाहर लगी हो, उसे फैलने से रोका जा सके। और वहाँ पर जितने भी वर्कर्स हैं उनके सेफ मीन्स ऑफ एस्केप होना चाहिए, ठीक है। और नेसेसरी इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिससे आग को बुझाया जा सके, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जो एक छोटा सा सिलेंडर आप बहुत जगहों पर देखा होगा, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं उसे, तो ये सिलेंडर्स होने चाहिए, आग बुझाने के बेसिकली मेजर्स होने चाहिए। वर्कर्स को ट्रेनिंग दो कि आग लगने पर क्या किया जाता है, आप सबसे पास वाले एस्केप रूट पर जाओ, ठीक है, लिफ्ट को यूज़ मत करो आग लगने के केस में। ये सब चीज़ें जो मेनली ऑलमोस्ट हर जगह लिखी होती हैं, यही चीज़ें वर्कर्स को भी बतानी होती हैं, ठीक है। उनकी ट्रेंड और रूटीन ट्रेनिंग की करवाओ उनकी, ताकि बेसिकली एक फायर ट्रेनिंग रूटीन करवाओ, ताकि अगर फायर लगती है, आग लग जाती है, तो उस केस में वर्कर्स को क्या करना है, कहाँ से जाना है, क्या यूज़ करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। नाउ चीफ इंस्पेक्टर्स पावर टू रिक्वायर एडिशनल मेजर्स। चीफ इंस्पेक्टर को अगर लगता है कि कोई भी ऐसे लाइफ सेफ्टी सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, यानी लाइफ को रिस्क है, चाहे उस फैक्ट्री में वर्क या कंस्ट्रक्शन उसके बेसिस पर, तो फिर मेजर्स प्रोवाइडेड आर इनएडिक्वेट वेदर प्रिस्क्राइब्ड और नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेफ मीन्स टू एस्केप, यानी जो अभी हमने पढ़ा था ये वर्कर्स को, ये वाली चीज़ें, इसके लिए एडिक्वेट मेजर्स नहीं दिए गए हैं, तो फिर एक रिटर्न ऑर्डर देगा वो, जिसमें एडिशनल मेजर्स बताएगा जो भी चीफ इंस्पेक्टर को रीजनेबल और नेसेसरी लगते हैं, और चीफ इंस्पेक्टर बोलेगा कि इतनी तारीख से पहले इन मेजर्स को अपनी फैक्ट्री में एप्लीकेबल कर दो, अप्लाई कर दो, ठीक है। सेक्शन 39 बात करता है पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स और टेस्ट्स फॉर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो, इफ़ इट अपीयर्स टू द इंस्पेक्टर, अगर इंस्पेक्टर को लगता है, अब देखो सेक्शन 39 और 40 ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ठीक है, इनमें एक मेजर डिफरेंस है, वो अभी देख लेते हैं। अगर इंस्पेक्टर को लगता है कि कोई भी बिल्डिंग या पार्ट ऑफ बिल्डिंग, कोई भी पार्ट ऑफ वेज यानी रास्ता, मशीनरी या फिर प्लांट मे बी डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ और सेफ्टी, यानी इंसान की जान या फिर सेफ्टी को खतरा पहुंचा सकते हैं, मे बी, ठीक है, तो फिर वो एक रिटर्न ऑर्डर देगा ऑक्यूपायर, मैनेजर या फिर दोनों को ही, कि इस डेट से पहले, स्पेसिफाइड डेट से पहले मुझे जो ड्राइंग्स, स्पेसिफिकेशंस और अदर पर्टिकुलर्स एज में बी नेसेसरी टू डिटरमाइन वेदर सच बिल्डिंग, वेज, मशीन और प्लांट कैन बी यूज्ड विद सेफ्टी, यानी जो भी तुम्हारे ड्राइंग्स हैं, ब्लूप्रिंट्स हैं तुम्हारी बिल्डिंग्स के या फैक्ट्रीज़ के, मशीनरी या प्लांट के, उन सभी को सेफ्टी के साथ यूज़ किया जा सकता है, और ऐसे टेस्ट कैरी करो जो सेफ्टी इंश्योर करते हैं, ठीक है, और उसके रिजल्ट्स इंस्पेक्टर को भेजो, इन्फॉर्म करो उसे। सेक्शन 40 सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी की बात करता है। अब इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर इंस्पेक्टर को यहाँ पर लगता है कि ये डेफिनेटली डेंजरस है, सेक्शन 39 में हो सकता है कि डेंजरस हो, मे बी डेंजरस, लेकिन सेक्शन 40 में डेफिनेटली इट इज़ डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ एंड सेफ्टी, तो फिर अगेन इंस्पेक्टर ऑक्यूपायर, मैनेजर या फिर दोनों को ही एक रिटर्न ऑर्डर देगा और मेजर्स बताएगा कि ये मेजर्स जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करो इस स्पेसिफाइड डेट के पहले, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑन यूज़ फॉर इमिनेंट डेंजर। नाउ इफ इट अपीयर्स टू द इंस्पेक्टर दैट द यूज़ ऑफ एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग और एनी पार्ट ऑफ द वेज, मशीनरी और प्लांट ऑफ द फैक्ट्री इन्वॉल्व्स इमिनेंट डेंजर, यानी ये जो बिल्डिंग, मशीनरी या प्लांट है, ये इमिनेंट डेंजर यानी बहुत ही बड़ा खतरा कैरी कर रहे हैं, तो फिर वो ऑक्यूपायर, मैनेजर या दोनों को ही एक रिटर्न ऑर्डर देगा और बोलेगा कि इस प्रोसेस को रोक दो, प्रोहिबिट कर दो, और तब तक इसे प्रोहिबिट रखेगा जब तक प्रॉपरली इसे रिपेयर नहीं किया जा सकता या फिर बदला नहीं जाता, ठीक है, यानी जब तक वो सेफ़ नहीं हो जाते तब तक उसे प्रोहिबिट रखो। सेक्शन 40A मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग की बात करता है। एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग ऑफ अ फैक्ट्री, अगर इंस्पेक्टर को लगता है कि वो डिसरिपेयर के स्टेट में है, यानी टूटी फूटी है और हो सकता है कि भैया वर्कर्स पर गिर ही जाए, उसकी छत गिर जाए, है ना,
तो फिर ऑक्यूपायर मैनेजर या दोनों को ही वो एक रिटर्न ऑर्डर देगा और मेजर्स बताएगा कि ये चीज़ें आप करो अपने फैक्ट्री में और स्पेसिफाइड डेट से पहले करो। ठीक है, यहाँ पर इतना फ़र्क है कि कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इंस्पेक्टर को लगता है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि डेंजर क्रिएट कर सके। ठीक है, अब सेक्शन 40B इस पूरे चैप्टर का बहुत ही सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, और उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। हर फैक्ट्री में जहाँ पर 1000 से ज़्यादा या फिर 1000 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, और अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो हैज़ार्डस तरीके की है, ठीक है, जिससे बॉडीली इंजरी हो सकती है, पॉइजनिंग हो सकती है, डिजीज़ हो सकती है या फिर हेल्थ को कोई हज़ार्ड पहुँच सकता है, तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी कि सेफ्टी ऑफिसर्स को अपॉइंट करो। अब वो सेफ्टी ऑफिसर्स कितने होंगे ये स्टेट गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन में बताएगी। आपको सिर्फ याद रखना है कि सेफ्टी ऑफिसर्स की लिमिट कितनी है, तो 1000 और मोर। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये। 1000 पे सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना है, स्टेट गवर्नमेंट बता रही है। और जो भी उस सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटीज़, क्वालिफिकेशंस या कंडीशन ऑफ सर्विस होंगी वो सभी स्टेट गवर्नमेंट ही बताएगी। और सेक्शन 41 इस चैप्टर के लिए स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। अगेन वो हर सेक्शन के लिए हम जैसा पढ़ रहे हैं वैसा ही यहाँ पर है। ठीक है, अब चैप्टर 4A हैज़ार्डस प्रोसेसेस के बारे में है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। और ये जो पूरा PDF है ये मैं फाइनल फैक्ट्री सेट कंप्लीट करने के बाद टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप इसे ज़रूर पढ़िए। इसके कोई भी सेक्शंस जो हैं उसे स्किप मत करना, एटलीस्ट एक बार इसे ज़रूर पढ़ो। ठीक है, एटलीस्ट एक बार, भले ही इंपॉर्टेंट हो या ना हो, एटलीस्ट एक बार उसे ज़रूर पढ़ना। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।